हेलो। जैसा कि आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज जो केवीएस है और एनवीएस है उन दोनों का रिजल्ट आ चुका है। चाहे वो किसी भी उसमें आप लोगों ने पेपर दिया हो तो दोनों का रिजल्ट आ गया है। तो आपका जो फाइनल पेपर है जिसको टीयर टू के नाम से जानते हैं वो आपका मार्च में तय कर दिया गया है। तो आप लोगों को और ज़्यादा तेज़ गति से तैयारी करने की आवश्यकता है और कंसेप्ट को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास केवल 28 दिन ही बचे हैं। आप ये मान के चलो 27-28 दिन ही बचे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए और कोशिश करिए कि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। और उस कड़ी में जो EMRS है उसके भी पेपर उसके आसपास ही है, मतलब 22-23 तारीख के आसपास स्टार्ट है। तो उसमें हमने जो स्टार्ट की थी श्रृंखला, उस श्रृंखला में हमने भारत सॉरी जो TGT SS है और स्पेशली जो PGT ज्योग्राफी है उसके ऊपर हम काफ़ी सारी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जाके जो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, एक तो है आपकी स्पेशल EMRS KVS NVS के नाम से और एक है अभी क्लाइमेटोलॉजी के नाम से। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारी जो नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएंगी। अभी जो हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तापमान का। तापमान का मतलब क्या होता है? तापमान को हम बोलते हैं कि किसी भी वस्तु के अंदर ऊष्मा की स्थिति या किसी भी वस्तु का गर्म या ठंडा वह कैसी है, उस चीज़ को हम तापमान बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने कहा डॉक्टर साहब मेरे को है ना फीवर हो गया है। तो वो क्या कहता है, आपका हाथ पकड़ के देखता है। या फिर हम जब भी घर के अंदर कोई भी अगर बीमार हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम उसको उठा के सबसे पहले हाथ को ही चेक करते हैं, जिसको कहीं कहीं ये गर्म तो नहीं है। तो ये क्या हो गया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कूलनेस को नापते हैं कि वह कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है। अभी जैसे कि मैं कुछ दिन पहले एक अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में एक चीज़ आई थी कि आने वाले समय में या मार्च के महीने में जो फर्स्ट वीक है उस समय पर तापमान बहुत अधिक होगा, लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हम जो वायुमंडल है जो धरातल के आसपास है उसके हॉटनेस की बात कर रहे हैं या उसके तापमान की बात कर रहे हैं कि उसका तापमान कितना होगा। सर्दियों में जब बात आती है तो सर्दियों में एक ही चीज़ आती है कि जी इसके सर्दियों के अंदर जो तापमान है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। या फिर आप लोग एक पढ़ते हो कि जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक चीज़ देखते हैं अखबारों के अंदर कि आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो वो क्या है, वो आपके धरातल के आसपास वायुमंडल है, वायु है, उसके ताप को मापने की इकाई है। और ये हमेशा जब भी हम अधिकतम तापमान मापते हैं वो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में मापते हैं और न्यूनतम तापमान है वो सूर्योदय से पहले नापते हैं। क्योंकि उसका मैंने आप लोगों को रीज़न बताया था कल जब हम पढ़ रहे थे कि वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना, तो वो एक अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और वो प्रक्रियाएं कब पूरी होती हैं कि मैक्सिमम जो जो धरातल के नज़दीक वायु होती है वो आपकी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या जो आपकी दीर्घवर्ती है जो धरातलीय विकिरण है उसके द्वारा होती है। और उस समय वो कब मैक्सिमम होता है, 12 बजे के बाद, मतलब 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। तो उस कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में उस क्षेत्र के का तापमान, उस क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं या आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हो, वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। जब भी हम तापमान को मापने की बात करते हैं तो वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट के अंदर मापा जाता है। नॉर्मल कंडीशन में हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं जी आपका 100 टेम्परेचर हो गया। 100 टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नॉर्मल मनुष्य का जो औसत तापमान है वो 98.4 डिग्री या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जबकि जो हमारी ऊष्मा होती है उसको मापने की जो इकाई है वो जूल के रूप में पाई जाती है। अब हम इसके उसकी बात करते हैं ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का। आपके सामने एक डायग्राम है। डायग्राम के अंदर बहुत कुछ चीज़ें
आप लोगों को दिखाई दे रही है। जैसे कि हमने एक इसमें चीज़ क्या है कि इसमें हमने एक टेम्परेचर डिग्री केल्विन, ये जो आपका नीचे दिया गया है टेम्परेचर डिग्री केल्विन है, और ये आपकी क्या है, आपकी टेम्परेचर को दिखाने वाली एक लाइन है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का तापमान है 273 डिग्री केल्विन, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के का होता है। मतलब आप लोग ये लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये 0 डिग्री की लाइन है। ठीक है, इससे इस तरफ तापमान बढ़ रहा है, इस तरफ, और इसके इस तरफ तापमान घट रहा है। ठीक है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि यह आप लोगों को ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से एटमॉस्फेयर के अंदर तापमान के अंदर सॉरी इस तरफ तापमान घट रहा है और इस तरफ तापमान बढ़ रहा है। तो आप लोगों को ये दिखाएगा कि किस प्रकार से एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हम वर्टिकली जाते हैं। जब हमने पहला जो वीडियो बनाई थी क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर, तो उसमें तापमान और जो ऊंचाई है उसके आपसी संबंध को बताया था। कैसे बताया था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान के अंदर कमी आती चली जाती है, जो आपका अक्षोभ मंडल है। और ये हमने स्टडी की थी कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। परंतु जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जाते हैं, समताप मंडल के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है, ये क्या करती है, यह जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो सूर्य से आती हैं, उस चीज़ को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, जो ये वाली है ओजोन लेयर के ऊपर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो तापमान आपका -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था, तो वापस वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है। जैसे ही मीजोस्फीयर आता है, मध्यमंडल आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तापमान फिर से घटने लगता है, और ये घटते घटते फिर वापस लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चला जाता है। उसके बाद फिर जब थर्मोस्फीयर आता है, वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम होती है, एक्सरेज होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, या अरोराज पाई जाती हैं, जिसको हम ध्रुव दीप्ति बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, तापमान फिर बढ़ने लग जाता है, और यहाँ पर ये माना जाता है ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब जब हम ऊपरी वायुमंडल की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो तापमान है वो लगभग लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का, वो आप लोगों को इस प्रकार से समझ सकता है। उसके बाद हम क्षैतिज की बात करते हैं, तो जो तापमान का क्षैतिज वितरण है वह मुख्य रूप से बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर आधारित होता है। फिर भी जो एक ऐसी रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है, उसको हम समताप रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हम मुख्य रूप से दो जो महीने हैं, एक जनवरी का महीना और एक जुलाई का महीना, उसकी जो समताप रेखाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो उसके लिए आपका एक ये जो मानचित्र है, मानचित्र ये जो दिखा रहा है जनवरी के मंथ में, एक इसमें है थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रेखा जो किसी दिन अधिकतम तापमान वाले स्थानों को मिलाती है, उसको हम थर्मल इक्वेटर, या आप कह सकते हो तापमान या ताप भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये लगभग लगभग इक्वेटर के आसपास ही होती है, भूमध्य रेखा के आसपास होती है, क्योंकि जो तापमान है वह मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आसपास ही ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे तापमान के अंदर काफ़ी चेंजेस आते रहेंगे। ये जो आप लोगों को ये लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, -12.5 डिग्री, -25 डिग्री, ये सारी की सारी, और नीचे आओगे 20 डिग्री, 10 डिग्री, ये क्या है, ये आप लोगों को जनवरी की कंडीशन दिखा रही हैं। जनवरी की कंडीशन का मतलब क्या है, जब आप लोग इसको देखोगे ऐसे करके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही ये समुद्री पार्ट में आती हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है, समुद्री भागों में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, किसके बनिस्पत में, जो आपके स्थल भाग होते हैं। क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है कि इस समय पर जब हम बात कर रहे हैं जनवरी की, तो उस अवस्था में जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी मकर रेखा के ऊपर पड़ती हैं, और मकर रेखा के ऊपर पड़ने की वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम जो एनर्जी होती है वो आपकी दक्षिणी गोलार्ध को मिलती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय पर शीत ऋतु होती है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और लगभग मार्च, इस समय पर हमारे यहाँ पर तापमान कम होता है। ठीक है, तो उस अवस्था में क्या देखोगे आप लोग कि ये सारी की सारी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि कहाँ पे कितना तापमान है, तो ये जो लाइनें हैं वो ये बता रही हैं कि किस स्थान पर कितना तापमान है जनवरी के महीने में। और हम इन आइसो जो थम्स होती हैं या समताप रेखा होती हैं उसके अनुसार पूरे विश्व का जो तापमान वो है वो दिखाते हैं। तो मोटे मोटे शब्दों में हम ये एक चीज़ कह सकते हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि सर्दियों के महीने में जो उत्तरी गोलार्ध है, जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का महीना होता है, जो समुद्र तट के आसपास है, समुद्री भाग है, वहाँ पर तापमान होता है ज़्यादा, और जो आपके अंदरूनी भाग हैं स्थल मंडल के वहाँ पर होता है तापमान कम। तो आप लोग इस मानचित्र के माध्यम से जो पूरे विश्व का तापमान का स्थिति है वो बता सकते हो। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये जो स्थिति है, आप ये मान के चलो कि पोल्स के आसपास है, यहाँ पर भी जो तापमान है वो 0 डिग्री है और इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर 10 डिग्री है। जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जाएंगे तो इनकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, परंतु जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे ये काफ़ी नज़दीक होती चली जाएंगी। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के अंदर जो तापमान है वो कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जुलाई महीने की। तो इस कंडीशन में एक, सॉरी ये जनवरी का है और आपका जुलाई का कहाँ गया, जुलाई का शायद मानचित्र नहीं आया, कोई नहीं। जुलाई में क्या होता है, जुलाई में इसका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। विपरीत का मतलब क्या होता है कि विपरीत में क्या होता है कि जो आपकी सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर तापमान ज़्यादा होता है। ये लगभग लगभग जो स्थिति है आप लोगों को जनवरी के महीने में दिख रही है, ये आपको जुलाई के महीने में बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। तो मैं आप लोगों को जब भी ये PDF वहाँ पे डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे जिसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, तो उस अवस्था में मैं आप लोगों की जो PDF है वो विद मानचित्र डालूंगा जो जुलाई महीने वाला है। तो इसमें मेरे से थोड़ी सी शायद स्किप हो गई है कि मानचित्र डालना, तो मैं उसको मैं पक्का डाल दूंगा। मगर फिर भी आप लोग इस चीज़ को देखो कि जो जुलाई का महीना आता है तो उस अवस्था में जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर तापमान होता है ज़्यादा और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पर तापमान होता है कम। और उसका जो सबसे मेन रीज़न क्या होता है, उसका जो मेन रीज़न होता है कि जो आपका सूर्य है वह कर्क रेखा के ऊपर सीधा पड़ता है, इसलिए जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोगों को जब वो डायग्राम दिखेगा या जब वो मानचित्र दिखेगा तो आप लोगों को ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जो इस टेम्परेचर को है, ये रहा, सॉरी ये आ गया, मैं भूल गया था, ये मैंने डाला हुआ था। तो ये जो आपका जनवरी महीने का, सॉरी जुलाई महीने का आइसोथर्म्स या जो समताप रेखाएं हैं उसका मानचित्र है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपका उत्तरी ध्रुव है या फिर आपका ये जो बिल्कुल ऊपर वाला कनाडा वाला पार्ट है, ये साइबेरिया वाला पार्ट है, यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। और नीचे नीचे कंडीशन बिल्कुल विपरीत हो गई है। जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन यहाँ पे होती थी वो खिसक के यहाँ आ गई है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे चली गई थी, मतलब जो सूर्य सीधा आपका जो कर्क रेखा है उसके ऊपर सीधा चमकता है। तो उस अवस्था में ये देखो, ये आपकी थर्मल इक्वेटर है जो कि ऐसे स्थानों को मिला रही है जहाँ पर जो दिन का तापमान अधिकतम होता है उस समय, उसको हम थर्मल इक्वेटर बोलते हैं। तो आप लोगों ये देखो, ये आपके आइसोथर्म्स हैं जो उत्तरी गोलार्ध में तापमान को बता रही हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में जो समुद्र है, समुद्र में तापमान कम होता है और जो आपका स्थल भाग होता है वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस अवस्था में दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल इसकी स्थिति विपरीत होती है। अब इसके जब हम कारक की बात करते हैं, यह आपका एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें मैंने आप लोगों को टेम्परेचर दिखाया हुआ है कि अलग अलग लेयर्स के अंदर कैसे कैसे
जो आपका तापमान है वो प्रभावित होता है। उसके बाद जो सबसे मेन इसके फैक्टर्स हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। पहला है ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या है कि मैंने आप लोगों को शायद स्टार्टिंग में बताया था कि एक लैप्स रेट होती है, ह्रास दर होती है। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर तापमान घटेगा। घटने का रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है तो उस अवस्था में वहाँ हवा ठंडी होती रहती है। उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि शिमला और लखनऊ एक समान अक्षांश रेखाओं के ऊपर स्थित है। नॉर्मल अवस्था में ये माना जाता है कि अगर एक ही अक्षांश है तो उस अवस्था में क्या होता है कि वहाँ पर एक जैसा तापमान मिलता है। परंतु जो यहाँ पर स्थिति है, यहाँ पर स्थिति बिल्कुल उल्टा है कि जो शिमला है वहाँ पर तापमान, जब हम उसकी बात करते हैं मई जून की बात करते हैं, वहाँ पर तापमान शिमला में होता है 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और लखनऊ में होता है आपका 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इतना डिफरेंस पाया जाता है वो ऊंचाई की वजह से पाया जाता है। और जो अक्षेत्र समुद्र तल से जितनी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर होंगे वहाँ पर तापमान कम मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर सामान्य ह्रास दर लगती है। और सामान्य ह्रास दर क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो अक्षांशीय विस्तार है वो भी तापमान को प्रभावित करता है। जो स्थान भूमध्य रेखा के नज़दीक है वहाँ पर तापमान ज़्यादा मिलेगा, परंतु जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती चली जाएगी। तो जितने लोअर लैटिट्यूड्स निम्न अक्षांश तापमान ज़्यादा, जितने हायर लैटिट्यूड्स उच्च अक्षांश वहाँ पर तापमान कम। यही एक रीज़न है कि जो आपके इंग्लैंड है और आपका कनाडा है वहाँ पर तापमान काफ़ी कम पाए जाते हैं। और जो इसके आसपास हैं जैसे कि वेस्ट इंडीज़ है, जो सबसे खास बात है कि वेस्ट इंडीज़ के लोग काले पाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है। एक तो उस अवस्था में जो किसी भी स्थान का अक्षांश है वह क्या करता है, वह उस स्थान के तापमान को प्रभावित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं वायु द्रव्यमान का। ठीक है, ये क्या होता है, वायु की गति तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करती है। वो कैसे प्रभावित करती है, उसमें जो पवनें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आती हैं वो गर्म होती हैं तो उसका तापमान ज़्यादा होता है, और जो पवनें हैं ठंडे वायु से आती हैं तो उसका तापमान कम होता है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि जब दो अलग अलग नेचर के पवनें किसी भी क्षेत्र में आएंगी तो उस अवस्था में जैसे ही उनकी नेचर होगी वैसे ही क्या करेगा, वो तापमान को प्रभावित करेगा। अगर वो गर्म क्षेत्र से आ रही है तो तापमान को इंक्रीज कर देगी, अगर वो ठंडे स्थान से आ रही है तो उसका कंडीशन में तापमान को डिक्रीज कर देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सागरीय धाराएं। सागरीय धाराओं का मतलब क्या होता है कि धरातल के ऊपर जो समुद्रों के अंदर है वो अलग अलग धाराएं चलती हैं। वो एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। तो उस कंडीशन में जिस भी तट के पास अगर गर्म जल धारा आती है या जिस भी महाद्वीप के पास गर्म जल धारा आती है तो वो क्या करती है, तापमान को बढ़ा देती है। अगर वो ठंडी आती है तो वो ठंडा कर देती है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे तो उस कंडीशन में एल नीनो का आता था। एल नीनो क्या है, एक गर्म जल की धारा है। जब वो पेरू तट के पास आती है, क्रिसमस के पास, वो क्या करती है, पेरू तट के पास जो तापमान है उसको लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है उसका तापमान, वह उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। और जब वो ठंडी आती है तो उस क्षेत्र का जो तापमान है वो कम कर देती है। तो जिस भी महाद्वीप के आसपास जिस प्रकार की धाराएं आ जाएंगी, क्योंकि लगातार क्या होता है, जो महासागर है उसके अंदर भी ऊर्जा का लगातार परिसंचरण होता रहता है। तो उस अवस्था में जो आपकी जलीय धाराएं होती हैं वो भी तापमान को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वनस्पति का घनत्व का। वनस्पति के घनत्व का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर अवशोषित या परावर्तित सौर विकिरण की मात्रा वनस्पति के आवरण के ऊपर आधारित रहती है। अगर वन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेते हैं। अगर वहाँ पर वनस्पति नहीं होगी तो उस अवस्था में वो क्या करेंगे, उसको अवशोषित नहीं कर पाते। तो ऐसे स्थान जहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, उदाहरण के लिए राजस्थान,
वनस्पति नहीं पाई जाती तो उस कंडीशन में वो क्षेत्र क्या है, गर्म पाया जाता है। एक ऐसे स्थान जहाँ पर वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो उस अवस्था में वो क्या होते हैं, वो आपके प्रदेश ठंडे होते हैं। उसके बाद होता है समुद्र और भूमि के बीच की दूरी। जो स्थान समुद्र के नज़दीक होगा वो स्थान क्या करेगा, सम जलवायु को प्राप्त करेगा। तो इसके लिए एक शब्द आता है रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, दिन का अधिकतम और रात का न्यूनतम तापमान के बीच का डिफरेंस, किसी भी दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान का डिफरेंस। तो जो क्षेत्र समुद्र तट के नज़दीक होगा वहाँ पर तापमान इतना अधिक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जो स्थान समुद्र से दूर होगा तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा डिफरेंस में मिलेगा। तो उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जितने भी आपके तटीय प्रदेश हैं वहाँ का तापमान लगभग सम रहता है, परंतु जैसे जैसे हम इंटीरियर भाग में आते हैं, अमृतसर की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन क्षेत्रों के अंदर तापमान के अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। सर्दियों में तापमान बहुत कम मिलता है और गर्मियों में तापमान सर्दियों में तापमान बहुत कम मिलता है और गर्मियों में तापमान बहुत अधिक मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें, मतलब तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, तो आपकी जो तापमान है वो घटता और बढ़ता रहता है। उसके पीछे उसके बाद आता है तापमान का वितक्रमण। तापमान का वितक्रमण का मतलब क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये माना जाता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में कमी आती रहती है, परंतु कई बार क्या होता है मौसम की घटनाओं के अनुसार तापमान घटने के बजाय बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार की जब अवस्थाएं आ जाती हैं मौसम के अंदर, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं तापमान का वितक्रमण। और तापमान का वितक्रमण क्या होता है, तापमान के वितक्रमण से आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इससे कंडेंसेशन को बहुत ज़्यादा फायदा, कंडेंसेशन हो जाता है। कई बार मौसम जो खराब होता है वो ठीक हो जाता है, तो वो वितक्रमण के कारण होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। और वह एक है आपका वायु निकासी, इसको हम एयर ड्रेनेज बोलते हैं, कि जब कोई भी एक आमतौर पर कोई भी एक वैक्यूम होता है उसके अंदर से जो ठंडी वायु है वो हवा का दबाव कम होता है और वो जो हवा है धीरे धीरे चलती रहती है, जो हवा के अणु होते हैं, तो इस दबाव की गिरावट के कारण हवा कंटेनर से बाहर खींची जाती है। और प्रकृति में अक्सर जो एयर ड्रेनेज का अनुभव होता है खासकर पहाड़ों और चोटियों या पहाड़ के तल पर गर्म हवा पहाड़ों की ओर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का को हम क्या बोलते हैं, उसको हम हवा ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका तापमान को प्रभावित करने वाले कारक और ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। और जो अगर आप लोगों को अ, कोई भी समस्या है तो आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, और आप लोग वीडियो को देखिए, इनको पढ़िए, आप लोगों को तैयारी में बहुत ज़्यादा वो मिलेगी, क्या सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के अंदर भी शेयर करें। थैंक यू।